एवरीवन, आप सबका अभी बिहार एपीओ का एग्जाम होने वाला है और आपके पास में इस एग्जाम के लिए सिर्फ 15 डेज रह गए हैं। तो आज उसकी स्ट्रेटेजी जो है आपकी इस 15 डेज में क्या होनी चाहिए और भी कुछ जो रिलेवेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे बिहार एपीओ के लिए उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए, अभी रिसेंटली बीपीएससी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जहाँ पे बताया गया है कि बिहार एपीओ का जो एग्जाम है वो अपने निर्धारित डेट पर ही होगा। मतलब कि जो डेट पहले से फिक्स की गई थी उसी डेट पे ये एग्जाम कराया जाएगा, जो कि डेट थी आपकी 7 फरवरी 2021 की। साथ ही साथ उस नोटिफिकेशन पे लिखा गया है कि ये एग्जाम जो है वो आपका 7 सेंटर्स पे कराया जाएगा, जिसका एडमिट कार्ड एग्जाम के 7 डे पहले रिलीज किया जाएगा। तो आपको एक हफ्ते पहले जो है वो अपने एडमिट कार्ड मिल जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि सेंटर कहाँ पे है। तो अगर हम आज से देखें तो आपके 15 डेज रह चुके हैं यहाँ पे बिहार एपीओ एग्जाम के लिए। आप सब की तैयारी चल रही होगी, अच्छी चल रही होगी। और जो लोग बिहार जुडिशियल सर्विसेज का प्रीलिम्स एग्जाम दे चुके हैं उनके लिए यहाँ पे थोड़ा सा बेनिफिट है, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट्स दोनों ही एग्जाम्स में कॉमन है। तो उन लोगों ने थोड़ी पहले से पढ़ाई अपनी शुरू की होगी, लाइक करंट अफेयर्स और हिस्ट्री, सीआरपीसी, ये सब सब्जेक्ट्स जो हैं वो दोनों ही एग्जाम में कॉमन रहते हैं। तो आइए हम इस एग्जाम के अगर पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम पेपर 1 की बात करें, जो कि जनरल स्टडीज का पेपर है, यहाँ पे आपके जो सब्जेक्ट्स पूछे जाने वाले हैं वो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, करंट अफेयर्स, पॉलिटी एंड गवर्नेंस। यहाँ पे टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे और ये 100 मार्क्स के होंगे। मतलब कि आपका एक क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स का होगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम से बिल्कुल अलग है, और वो चीज है कि इस एग्जाम में आपको निगेटिव मार्किंग रखी गई है। ये जो आपका सिलेबस है ये पूरा चेंज किया गया है। अभी रिसेंटली बिहार एपीओ का सिलेबस चेंज किया गया है और उसको नोटिफाई किया गया था, जो आपका एडवर्टीजमेंट आया था उसके साथ में। तो आप ये नए पैटर्न के हिसाब से इस बार ये पहला पेपर होने वाला है जो आप लोगों का होने वाला है। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे 1/4 का नेगेटिव मार्किंग रखा गया है। मतलब कि अगर आपके 4 क्वेश्चंस गलत होते हैं तो आपके 1 मार्क्स जो है वो वहां पे कट कर लिए जाएंगे। तो यहाँ पे आपके ये सब्जेक्ट्स हैं। हमारी टेस्ट सीरीज भी चल रही है बिहार एपीओ की, जहाँ पे आपको 10 जीएस का पेपर मिलता है और 10 लॉ का मिलता है। टोटल यानी कि 20 पेपर आपको मिलते हैं। तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन के लिए। अगर हम इसके स्ट्रेटेजी की बात करें, जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या जिनके पास अब 15 डेज रह गए हैं और उनको अपनी तैयारी पूरी तरह से कंप्लीट करनी है, उनके लिए जो है लूसेंट वो सबसे सही है। अगर आपको ये सारे जो सिलेबस है बिहार एपीओ के लिए इन सब्जेक्ट्स के, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, साइंस हो या इवन आपका पॉलिटी और गवर्नेंस हो, उसके लिए भी आपका लूसेंट जो है वो यहाँ पे सफिशिएंट होने वाला है। लूसेंट कंप्लीट करने के बाद में आप घटना चक्र में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, उसको यहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हैं। या कोई भी और बुक है आपके पास में जो इस पैटर्न पे हो, आपके एग्जाम के पैटर्न पे हो, और वहां बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हो इन सब्जेक्ट्स के, तो उनको आप जरूर सॉल्व करिए, ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करके जाइए। तो आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन गलत होने की पॉसिबिलिटीज बहुत कम हो जाती हैं। उसके बाद अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए इस बार क्या हुआ था कि बिहार जुडिशियल सर्विसेज के एग्जाम में प्रीलिम्स में इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी पूछ लिया गया था। इवन साइंस का पैटर्न भी बहुत ज्यादा चेंज था, एकदम से आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस पूछ लिए गए थे। तो खैर वो बहुत अनएक्सपेक्टेड था। तो लेकिन आपको अपनी तरफ से प्रिपरेशन पूरी करके जानी है। तो करंट अफेयर्स के लिए जो लोग डेली पढ़ रहे हैं या जो लोग अपने जुडिशियल एग्जाम के प्रीलिम्स तक प्रिपेयर थे, दिसंबर तक का करंट अफेयर्स उनका अप टू डेट था, तो उनके लिए बहुत ज्यादा इश्यू नहीं होने वाला है यहाँ पे। लेकिन जो लोग उस एग्जाम में अपेयर नहीं हुए थे और सीधे बिहार एपीओ का एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, उनको मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर आप मंथली करंट अफेयर्स नहीं देखे हैं तो आप प्रतियोगिता दर्पण पीडी जो है वो पूरी ईयर की आती है कंबाइंड, 2020 की जो है वो पूरी कंबाइन आ गई होगी मार्केट में, आप वो ले सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे ई दृष्टि की भी एक मैगजीन आती है जहां पे चीजें शॉर्टकट में सिंपल और सारी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन आपको दिए गए हैं, तो आप वो मैगजीन भी रेफर कर सकते हैं। और एक जीके इन शॉर्ट है चैनल जो मैंने आपको रेफर किया था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पे भी वीकली करंट अफेयर्स अपडेट किए जाते हैं। अगर आपको यूट्यूब पे देखना है तो आप उस चैनल पे जा करके भी अपने करंट अफेयर्स अप टू डेट कर सकते हैं।
अगर बात की जाए कि यहाँ पे कब से कब तक का करंट अफेयर्स आपको पढ़ के जाना चाहिए, तो मार्च 2020 से लेकर के 15 जनवरी 2021 तक का करंट अफेयर्स आप सेफ साइड के लिए लेकर के चलिए, कि आपको जो है वो वहाँ पे कोई भी परेशानी ना हो एग्जाम में अगर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और रिसेंटली भी बहुत सारे डेवलपमेंट हुए हैं, आपका कोरोना वायरस से लेकर के उसकी वैक्सीन से लेकर है, ये सारी चीजें करंट इश्यूज में आ सकती हैं। तो आपको इन सारी इवेंट्स को बहुत ध्यान से पढ़ना है। जितने समिट्स हुए हैं, बहुत सारे इंडेक्स आए हैं जिसमें इंडिया की रैंकिंग क्या रही है, स्पोर्ट जो करंट अफेयर्स है वो आपको जरूर देख के जाना है ध्यान से। उसके बाद में कुछ बुक्स एंड ऑथर्स हैं, रिसेंटली कुछ अवार्ड्स हैं, कुछ रिसेंट अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, ये सारी चीजें आपको करंट अफेयर्स में बहुत ध्यान से देख के जानी होंगी। इसके बाद हम बात करते हैं पेपर सेकंड की, जो कि लॉ का पेपर होगा। यहाँ पे आपके 4 सब्जेक्ट्स पूछे जाने वाले हैं। सब्जेक्ट्स तो बहुत कम हो जाते हैं, लेकिन इन क्वेश्चंस, इन सब्जेक्ट्स को ही आपको बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि पूरे 100 क्वेश्चंस आपके इनमें से ही आने वाले हैं। उसमें आपका इंडियन पिनल कोड है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, इंडियन एविडेंस एक्ट है और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। यहाँ पे भी क्वेश्चंस 100 रहते हैं, लेकिन यहाँ पे ये 100 मार्क्स का नहीं रहता है, 150 मार्क्स का रहेगा। मतलब कि आपका एक क्वेश्चन जो है वो 1.5 मार्क्स का होगा। और नेगेटिव मार्किंग जो ऐसे जीएस के पेपर में है, वैसे लॉ के पेपर में भी है 1/4 की। तो ये आपके बहुत मेजर सब्जेक्ट्स हैं। लॉ में आप बहुत अच्छा यहाँ पे स्कोर कर सकते हैं। इसके लिए भी आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आपको टेस्ट करना है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं उसके लिए। इसके लिए अगर बात की जाए कि आपको लॉ पेपर के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट तो आता है कि ये बेयर एक्ट। आपका बेयर एक्ट बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए। जितने भी इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं वो आपको पता होने चाहिए, उसके कीवर्ड्स पता होने चाहिए। अभी रिसेंटली 2018 में जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट हुआ है आपका, जिससे आपका सीआरपीसी, आईपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट और पॉक्सो, ये आपके 4 एक्ट जो है यहाँ पे अमेंड किए गए हैं, जिसमें से 3 आपके इस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आईपीसी, सीआरपीसी और आपका एविडेंस एक्ट। तो वो आपको यहाँ पे इस अमेंडमेंट एक्ट को ध्यान से देख के जाना है। स्पेशली सीआरपीसी में बहुत सारे सेक्शन हैं जिनको अमेंड किया गया है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा सेक्शन जो है वो इस अमेंडमेंट एक्ट से अमेंड हुआ है कि नहीं हुआ है। आईपीसी में जो माइनर गर्ल के साथ में रेप हो रहे थे, उसमें आपका 12 ईयर से कम और 16 ईयर्स तक की जो गर्ल है उनके साथ के रेप के लिए बहुत सारे स्ट्रिक्ट प्रोविजन डाले गए हैं अमेंड करके। उनको आप जरूर देख के जाइए कि वहां पे पनिशमेंट क्या रखी गई है, एज क्या है, सेक्शंस क्या है, जो सेक्शंस ऐड किए गए हैं वहां पे अमेंडमेंट एक्ट से, इन सबको आप जरूर देख के जाइएगा, जो कि रिसेंटली है। और कॉन्स्टिट्यूशन में भी आपका 102, 103 और 104 ये अमेंडमेंट्स आपको वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन में भी देख के जाने हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बोलते हैं, यहाँ भी आप जो है आर्टिकल्स, उनको आप जरूर ध्यान से पढ़ के जाइए। सारे प्रोविजन, स्पेशली फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसके अलावा बाकी वाला भी जो पार्ट है आपका, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट से रिलेटेड जो होते हैं, इलेक्शन कमीशन, कंप्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल, गवर्नर का स्टेट से, इमरजेंसी जो है, और अमेंडमेंट प्रोसीजर, और आपका 370 जो रिसेंटली अमेंड किया गया है उससे भी रिलेटेड आपको यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है और इनको ध्यान से पढ़ के जाना है। जब भी आप बेयर एक्ट पढ़े, इन 3 सब्जेक्ट्स का, आप आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस का, तो उस हर सेक्शन में जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है, स्पेशली जैसे मर्डर का है, कल्पेबल होमिसाइड है, अबेटमेंट है, जनरल एक्सेप्शन वाला पूरा का पूरा चैप्टर है, या आपका रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है, कॉन्स्पिरेसी है, इन सब में जितने भी इलस्ट्रेशंस दिए गए हैं, किडनैपिंग वाला जो आपका पूरा पार्ट है, किडनैपिंग और अबडक्शन वाला, थेफ्ट, रॉबरी, डकैती, एक्सटॉर्शन, ये सब जितने भी हैं आईपीसी में, ये सारे आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं और इन सब से क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं एग्जाम में। तो इन सब का आपको चैप्टर नंबर पता होना चाहिए, सेक्शंस पता होने चाहिए, उनके इलस्ट्रेशंस पता होने चाहिए, उनके कीवर्ड्स पता होने चाहिए कि किस सेक्शन के लिए क्या एसेंशियल इंग्रेडिएंट है, उससे भी आप इलस्ट्रेशन काफी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर वो बेयर एक्ट के बाहर कोई वहां पे फैक्ट देते हैं तो, और आपको डिसाइड करना है उस क्वेश्चन को, तो ये चीज आप यहाँ पे ध्यान से पढ़ के जाइए। बेयर एक्ट के साथ थोड़ा यहाँ पे कॉन्सेप्ट जरूरी हो जाता है इन सेक्शंस में एपीओ एग्जाम के लिए, जिनको आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद बात करते हैं केस लॉज की। तो केस लॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम के लिए, चाहे वो आपका क्रिमिनल लॉ हो, चाहे वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन हो। जितने भी अभी रिसेंटली आपके केस लॉज हैं, लैंडमार्क हैं, लाइक आपका अडल्ट्री पे है या 377 पे है, 125 सीआरपीसी पे, अभी मेंटेनेंस से रिलेटेड बहुत सारे जजमेंट आए हैं सुप्रीम कोर्ट में, बेल से रिलेटेड आए
आए हैं, तो ये सारे आपको रीसेंट जजमेंट और जितने लैंडमार्क जजमेंट हैं, स्पेशली आईपीसी के अंदर आपका जनरल एक्सेप्शन के ऊपर जितने भी लैंडमार्क जजमेंट हैं, मर्डर के ऊपर हैं, ये सब आपको ध्यान से पढ़ के जाने हैं। उसके बाद से इंटेंशन, मेंस रिया, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, इन सब पे भी बहुत सारे हैं। आपका इंडियन एविडेंस एक्ट में कन्फेशन है, एडमिशन है, को एक्यूज्ड है, एक कंप्लीस है, ये सब के ऊपर भी आपको बहुत सारे लैंडमार्क जजमेंट्स मिल जाएंगे जिनको आपको ध्यान से देख के जाना होगा, जिनसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो केस लॉ भी जो है वो इस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और सेक्शंस तो मैंने आपको बता ही दिए कि आप जो है वो अपने इस सेक्शंस, डायरेक्ट सेक्शन जो है वो एग्जाम में अच्छे खासे आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आप इंडेक्स जरूर एक बार रिवाइज करके जाइए एग्जाम में जाने से पहले। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, आप जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, उनको ज्यादा से ज्यादा आप यहाँ पे सॉल्व करके जाइए। तो मैं ये बता देती हूँ आपको कि यहाँ पे आपके पास टोटल 2 हफ्ते हैं। अगर हम 15 डेज को डिवाइड कर लेते हैं 7 और 7 डेज, तो आप जो ये 7 डेज है इसको आप रख सकते हैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए। जो लोग ऑलरेडी पढ़ रहे हैं और जिनकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो सकी है, वो तो ये दोनों हफ्ते ही रिवीजन के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करके चीजों को जा रहे हैं, एक ही चीज को कई बार पढ़ रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि वो दिमाग में बैठ जाती है और एग्जाम में नहीं भूलती है। लेकिन जिनकी कंप्लीट नहीं हुई है, अभी भी कोर्स जो है उनका बाकी है, वो लोग इस हफ्ते को जो है अपनी पढ़ाई के लिए कंप्लीट करने के लिए यूज कर सकते हैं कि यहाँ पे आप अपना पूरा कोर्स कवर करिए। लेकिन जो लास्ट का 1 वीक होगा आपके पास, वो आप सिर्फ और सिर्फ अपने रिवीजन के लिए रखिए। यहाँ पे लास्ट टाइम में आप डायरेक्ट रिवाइज करिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए, इलस्ट्रेशंस को देखिए, केस लॉ की लिस्ट देखिए। केस लॉ की बहुत सारी लिस्ट जो है वो मैंने अपनी टेलीग्राम चैनल पे यहाँ पे पोस्ट कर रखी है। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां पे जाइए। वहां पे बहुत सारे क्रिमिनल और सिविल लॉ के, खैर एपीओ के लिए तो आपको सिर्फ क्रिमिनल लॉ की ही जरूरत है, वहां पे बहुत सारे केसेस की आपको लिस्ट मिल जाएगी, आप उनको देख सकते हैं। तो ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए इस 2 हफ्ते के लिए कि या तो आप ये 2 हफ्ते जिनका कोर्स कंप्लीट हो गया है वो पूरी तरह से इसको रिवीजन के लिए इस्तेमाल कर लीजिए, और नहीं तो इस हफ्ते में अपना कोर्स कंप्लीट करके किसी भी हाल में उस हफ्ते को रिवीजन के लिए रखिए, क्योंकि यहाँ पे आपके पास में 2 पेपर हैं, जीएस भी आपको कवर करना है और लॉ भी कवर करना है। तो लास्ट वाला वीक जो है वो आपका काफी हैक्टिक हो जाएगा इन दोनों के कोर्स को कवर करने के लिए। तो आप यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा समय अब अपने रिवीजन को दे सकते हैं। थैंक यू।